हम क्या बना रहे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ रहे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनाना है, तो पहले क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव का साइन देंगे हम लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि राइट साइड में कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, एडिशन। हाँ तो बोलो, ए बार ई पावर एक्स का ई पावर एक्स टू एक्स का टू, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स थ्री एक्स का थ्री। बोलो कितना हो, टू ए और ये थ्री बी। अब बताओ डेरिवेटिव कितनी बार करना है, कितनी बार डेरिवेटिव करना है, जितने अननोन कांस्टेंट है उतने बार। अननोन कांस्टेंट वैसे कांस्टेंट तो 2 और 3 भी, लेकिन अननोन है तो ए और बी अननोन है, तो कितनी बार करो, कितनी बार, 2 बार। ये नंबर 1, ये नंबर 2, और एक बार करना पड़ेगा। बताओ कॉमन कॉमन निकाल के कुछ होता है क्या, देखो बोलो, कुछ कॉमन निकलता भी नहीं। अगर ये भी 2 होता तो 2 कॉमन निकल गया होता, इससे जगह y लिख देते, लेकिन ये कॉमन भी नहीं निकलता। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव का साइन लेफ्ट में भी और राइट में भी। हाँ बोलो, dy बाय dx का डेरिवेटिव क्या होता है, d2y बाय dx। कांस्टेंट बार e पावर x का e पावर x 2x का 2, कांस्टेंट 3b बार e पावर x का e पावर x 2x का 2। कितना हुआ, 4a e पावर 3x 9b e पावर 3x। ये d2y बाय dx नंबर 3। अब आप बताइए, यहाँ पे भी कॉमन निकल के सेटिंग नहीं हो रही है, तो आप कैसा करें। तो अब और डेरिवेटिव करना नहीं है, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, 2 बार डेरिवेटिव कर चुके हैं। तो अब ए और बी अभी तक गया नहीं है, तो ए बी जाने के तरीके कैसे, इसको कैसे निकालना, आप इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन करो, हो जाएगा। जैसे कि ये 2a है और ये कौन है, 4a। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 4a, और ये भी क्या हो जाएगा, 4a। ये तो 4a है, इसको 2 से करो 4a, फिर इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, तो 4a और ये 4a क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा कौन, b, है ना। फिर ऐसा b का सेटिंग इधर करो, यानी फिर b कैसे निकालना, फिर b की वैल्यू कहीं से निकाल के कहीं में डाल दो। ऐसा इधर उधर का जुगाड़ करके आता है, लेकिन ये जुगाड़ को हर एक की बात नहीं होती, उनको किसी को समझता किसी को नहीं। तो उससे अच्छा एक काम करना, अच्छी तरह से देखो, ये सभी इक्वेशंस में कुछ टर्म कंसिस्टेंस आने वाले हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, टर्म रिपीट आते जाते। अब तीनों इक्वेशन में कौन से टर्म ऐसे कि जो रिपीटेडली आने वाले, रिपीट। अब ये नया दिया है, इसका भी करो डेरिवेटिव। बताओ कितनी बार डेरिवेटिव करना है ना। a बाहर आएगा x स्क्वायर का 2x, b बाहर आएगा y स्क्वायर का 2y dy बाय dx, और 1 का कितना, 0। ये छोटा हो सकता है ना, शॉर्टकट, डिवाइडिंग बाय 2 कर दो ना उसको, डिवाइडिंग बाय 2 कर दो तो क्या होगा, ax dy, और ये क्या होगा, 0। ठीक है। अब कितनी बार, 2 बार करना पड़ेगा डेरिवेटिव। हाँ तो ये नंबर 1 आप क्या करते करें, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dx का साइन फर्स्ट टर्म एडिशन कर लेंगे, सेकंड टर्म, और यहाँ पे क्या लगाओगे, बताओ डेरिवेटिव कैसा करोगे इसका। कांस्टेंट बाहर ना, x का कितना, 1, फिर वहाँ पे कांस्टेंट b बाहर, बताओ कौन सा लगेगा, b बाहर गया, डेरिवेटिव के सामने कौन आएगा, y dy बाय dx। इधर a बाहर आया तो डेरिवेटिव के सामने कौन है, x। बोलो कितना होगा, 1, नहीं लिखते हम, बोलो इसका ग्रुप ए लगाओ ना, कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई नहीं किया, स्क्वायर रूट नहीं है, सबका पावर नहीं, न्यूमरेटर 1, ग्रुप ए नहीं है, ग्रुप बी एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लिकेशन है, तो
मल्टीप्लिकेशन दोनों फंक्शन है ना, कौन सा लग रहा है? प्रोडक्ट रूल। मल्टीप्लिकेशन का क्या है याद है कुछ? ग्रुप बी बीच में लगा तो आंसर ब्रैकेट में बताओ। फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0। क्या आएगा बोलो? y, ये बुलडोजर के पीछे वाला है मतलब dy by dx का डेरिवेटिव d2y by dx, और ये dy by dx का क्या होगा? स्क्वायर। अब बताओ, हमने डेरिवेटिव किए 2 बार, लेकिन a और b गया क्या? नहीं। इसको मैं 2 तरीके से करके बताता हूँ। आप चाहो तो क्या कर सकते हो बताओ, यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हो। a सिंगल है वैसे भी, a की वैल्यू निकाल के वो a की वैल्यू अगर हमने इसमें पुट की तो कंप्लीट b ही b रहेगा, और फिर b को कट करेंगे। दोनों तरीके से करेंगे। बताओ a की वैल्यू क्या होगी? प्लस b उधर गया तो माइनस d2y by dx स्क्वायर dy by dx का होल स्क्वायर गई उधर। अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट करो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है सामने, इसमें a की वैल्यू पुट करो। क्या a की वैल्यू बोलो? माइनस b ब्रैकेट y d2y by dx स्क्वायर dy by dx होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होगी? a की वैल्यू। अब इंटू कौन है? x, बाकी जैसा है वैसा। और अगर तुम अच्छी तरह से देखो इस टर्म में b ब्रैकेट और x है, सब मल्टीप्लाई में, इसमें b है और इसमें भी कौन है? b है। तो डिवाइडिंग बाय b करेंगे तो b भी कट जाएगा, है ना? तो क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय b। तो बताओ b से डिवाइड किया तो ये b कट गया तो कौन बचा? माइनस x, एक सामने लो, y d2y by dx, और b कट गया तो कौन बचा? y dy by dx। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि उनका क्या कहना था? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया ना भाई, उसमें कैसा बनाओ क्या बनाओ, बस a और b नहीं चाहिए तो नहीं है। अब ये मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना होगा? माइनस एक्स वाई d2y by dx। ये कितना होगा? माइनस एक्स dy by dx होल स्क्वायर, और ये क्या होगा? प्लस y dy by dx। अब और सॉल्व करना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं दिखता, पहला टर्म नेगेटिव, तो क्या करो? साइन चेंज। अब ज्यादा अच्छा दिख रहा है, सबका साइन क्या कर दिया? चेंज। बताओ a और b नहीं है ना, डेरिवेटिव तो करना था ही नहीं, 2 बार तो कर चुके थे। ऐसे क्या बताओ? हमने a की वैल्यू निकाली, उसको इधर कर दिया तो क्या होगी? a की वैल्यू माइनस b, और वो a की वैल्यू इसमें पुट कर दी इक्वेशन 1 में, ये वाली वैल्यू, और ये जैसा है वैसा। अब बताओ ये भी b है वो भी b है, इस टर्म में भी b उस टर्म में भी, तो b अभी जाने का बाकी है ना, तो डिवाइडिंग बाय b कर दो तो b कट जाएगा ना, तो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। बिना a b वाला मिल गया, नहीं तो और है कैसा? वही कंसिस्टेंसी वाला। कंसिस्टेंसी क्यों? क्योंकि सब में a b है, इसमें भी a b है और इसमें भी कंसिस्टेंट a और b है। x स्क्वायर कंसिस्टेंट नहीं है, x स्क्वायर इसमें तो इसमें x स्क्वायर नहीं है, इसमें तो है ही नहीं, है ना? इसका मतलब कंसिस्टेंटली तीनों इक्वेशन में कौन आ रहा है? a और b। तो बताओ क्या लिखते हैं? कंसिस्टेंट वाली मेथड क्या है? इक्वेशन 1 2 and 3 आर कंसिस्टेंट इन a and b। उसमें e पावर 2x भी कंसिस्टेंट था और e पावर 3x भी था। e पावर 2x और e पावर 3x सब में आ रहे थे, पता इसमें ऐसा कुछ सब में आ रहा है क्या? नहीं, सिर्फ a और b जैसा है कि जो सब में दिख रहा है, तो बस वही कंसिस्टेंट है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ देयर कंसिस्टेंसी इज 0। क्या? 0। उनके डिटरमिनेंट जो कंसिस्टेंसी का वो 0 हो जाएगा। चलो बोलो पहला टर्म कौन सा है सबका? पहला टर्म कौन है? a, तो उसमें कॉमन वाला नहीं लिखते, a सब में है ना, तो मत लिखो। कौन है? x। इसका पहला कौन सा है? a, तो कौन है वो? x। और इसका पहला कौन सा है? ये इधर मत देखो, ये देखो a के साथ कौन? 1, कोएफिशिएंट लेना है ना 1। बताओ b के साथ कौन है? y स्क्वायर। इधर कौन है? y डिवाइड बाय x। इधर कौन है b के साथ? इधर b के साथ तो बहुत बड़ा टर्म है, कौन सा है? y
d2y/dx² प्लस dy/dx। बताओ उधर बताओ कौन है? उधर कौन है भी 1 और कौन है 0 और कौन है 0। अब इनको सॉल्व करेंगे। बताओ पहला x², रो कॉलम छोड़ दो, बताओ क्या होगा 0 ना। दूसरे का साइन चेंज, रो कॉलम छोड़ दो, बताओ क्या होगा 0 और ये भी 0। तीसरा कौन है 1, रो कॉलम छोड़ दो, बोलो x ने मल्टीप्लाई करें कर दो ना दोनों को, क्या होगा xy d2y/dx² और x dy/dx होल स्क्वायर, समझे ना। फिर माइनस 1 ने करो तो क्या होगा y dy/dx इक्वल टू कौन है 0। अब ये तो पूरा 0 हो जाएगा और 1 ने मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा ना, कौन xy x माइनस y dy/dx। बताओ वही आया कि नहीं, चेक करो एक बार, आया ना। इसका मतलब अपनी मेथड है गलत है क्या, सही है तभी तो आया ना। ये तो एकदम परफेक्ट सही मेथड है, हमें पता है पहले से एक दूसरे में सेटिंग कैसे भी कर सकते हैं घर में। ये पुरानी मेथड है 10th तक की, एक दूसरे में कैसे भी पुट करो करके, तो वो ट्रेडिशनल मेथड होगी। ये एक नई मेथड है डिटरमिनेंट चैप्टर वाली कि अगर इक्वेशंस में कॉमन टर्म्स अब तक तो कितनी भी बार डेरिवेटिव करो, हाँ लेकिन इसके बाद लेके डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद डेरिवेटिव किया तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, b बचेगा। इसके बाद चौथे से कंसिस्टेंसी नहीं लागू होगी, कहाँ तक है 3 तक है। इससे अच्छा है ना हमें 3 नंबर 1 2 3 में तो है अपना काम, तो a कंसिस्टेंट है और b कंसिस्टेंट, तो वो लिख देना कंसिस्टेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ द कंसिस्टेंसी 0 और a b छोड़ के जो कॉमन टर्म छोड़ के बाकी सब लिख देना इक्वल टू 0 सॉल्व करना। एग्जाम में आए तो आपको पता होना चाहिए। देखो तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में इसमें कितनी बार डेरिवेटिव करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव का साइन लगाओ, एडिशन है तो डेरिवेटिव क्या होगा सबको लगेगा सेम। मतलब c1 कांस्टेंट बाहर आएगा x³ का 3x², कांस्टेंट c2 बार y² का 2y, y का dy/dx 4 का 0, 3c1x² 2c2y dy/dx 0। बताओ डेरिवेटिव कितनी बार करें, क्या पढ़े थे हम इसमें, जितने कांस्टेंट रहते हैं उतने डेरिवेटिव करने पड़ते हैं। कांस्टेंट है तो c1 और c2, तो डेरिवेटिव भी कितनी बार करना पड़ेगा 2 बार। अब डेरिवेटिव 2 बार करना है तो सर करते, एक बार हो गया, कुछ टेक्निक करें कि करने शुरू करना पड़ेगा। हाँ अब बताओ, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से पहला रूल कौन सा लगेगा एडिशन का, ठीक है। डेरिवेटिव इधर का भी उधर एडिशन का, दोनों का डेरिवेटिव कांस्टेंट बाहर x² का डेरिवेटिव का साइन किसको लगेगा x², यहाँ पे कांस्टेंट बाहर ddx का साइन किसे लगेगा और इक्वल टू कौन है 0। अब आप बताइए 3c x² का डेरिवेटिव क्या होता है और यहाँ पे क्या होगा डेरिवेटिव y dy/dx, तो भाई डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, लगाओ ना फॉर्मूले ग्रुप ए, कांस्टेंट ने मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट नहीं, सबका पावर न्यूमरेटर 1 नहीं, ग्रुप ए नहीं, ग्रुप बी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या है मल्टीप्लिकेशन। बताओ मल्टीप्लिकेशन, ग्रुप बी का रूल बीच में लगा तो आंसर ब्रैकेट। बताओ क्या है रूल, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, क्या होगा 6c1x 2c2y, पता dy/dx का डेरिवेटिव, और ये dy/dx रिपीट है तो क्या होगा स्क्वायर रूट इक्वल टू, और अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कांस्टेंट इसमें कितने 2, तो डेरिवेटिव भी कितनी
बार करना था 2 बार। पहली बार डेरिवेटिव किया, लेकिन बताओ C1 C2 अभी भी जिंदा है, और डेरिवेटिव किया अभी भी C1 C2 है। कंसेप्ट क्या है इसमें कि दो कांस्टेंट है तो दोबारा डेरिवेटिव करो, कर लिया, लेकिन C1 C2 नहीं दिखने चाहिए। सर दिख रहे हैं ना, क्या करें? तो बताओ। और हम एक टेक्निक पढ़े एक दूसरे में वैल्यू पुट करके, यहाँ पे टाइमर्स लगे करेंगे, है ना? तो वही कंसिस्टेंसी वाली मेथड यूज करना। कौन सी कंसिस्टेंसी वाली मेथड? तीनों इक्वेशन में देखना कि तीनों में कुछ पार्ट सेम है। इसमें C1 C2 है, इसमें भी C1 C2, इसमें भी C1 C2, और कुछ सेम है क्या बताओ? इसमें x है, लेकिन इसमें नहीं है। वो कौन है? x स्क्वायर है, और इसमें कौन है? x क्यूब है, ठीक है? और वो सेम नहीं आ रहा। सेम कौन? ये वाला भी टर्म सेम नहीं है। ये y स्क्वायर है, ये y है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करें? तो फिर कॉमन चीज कौन सी है कंसिस्टेंट? C1 और C2। क्या लिखते हैं? इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 आर कंसिस्टेंट इन C1 एंड C2। C1 और C2 में कंसिस्टेंट है, यानी आप कितने भी बार करो इसके आगे भी C1 C2 आएगा, इसके बाद लगे तो नहीं आएगा। तो देयरफॉर क्या होता है, जब कंसिस्टेंट रहते हैं ना तो क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ देयर कंसिस्टेंसी इज 0। उनकी कंसिस्टेंसी का डिटरमिनेंट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। बोलो कौन कौन है कंसिस्टेंट? अरे C1 C2 है ना, बस उनको मत लिखो। बताओ C1 जो सेम है उसको मत लिखना, C1 मत लिखो। कौन है? x क्यूब। बताओ इधर भी C1 मत लिखो। कौन है? कौन है? 3x। इधर भी C1 मत लिखो। कौन है? 6x। चलो बताओ, अब इसमें कौन है? C2। C2 मत लिखो। y। इसमें भी C2 मत लिखो। हाँ 2y चाहिए, 2y डिवाइड बाय dx, 2y डिवाइड बाय। इसमें भी C2 मत लिखो। बताओ कौन है? 2 ब्रैकेट हो गया। अब बताओ इक्वल टू के बाद तीसरा टर्म, इक्वल टू के बाद कौन है? इधर कौन है? 0। उधर भी कौन है? ऐसा, यानी जो कॉमन है वो मत लिखना। जैसे सब में C1 C2 कॉमन है, तो C1 C2 छोड़ के बाकी सब C1 C2 छोड़ के x क्यूब y क्यूब 4 है, x क्यूब y क्यूब y स्क्वायर है 4। C1 C2 छोड़ के 3x1 x स्क्वायर लिखो, 2y डिवाइड बाय dx लिखो, और ये कौन है? 0। इसमें C1 छोड़ के 6x, C2 छोड़ के 2 ब्रैकेट, और उधर वाला 0। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करो। बताओ पहला टर्म x क्यूब, रो कॉलम छोड़ो, कितना होता है? 0 माइनस 0। बीच वाले का साइन चेंज, रो कॉलम छोड़ो, बताओ कितना होगा? 0। ये भी कितना होगा? और तीसरा टर्म कौन है? 4। अब बताओ क्या करेंगे? रो कॉलम छोड़ दो, बताओ क्या करो? मल्टीप्लाई, कितना हो गए? 3 2 जा 6x स्क्वायर y इंटू y बाय dx स्क्वायर dy बाय dx। ये 4 है ना? बताओ रो कॉलम छोड़ो, ये कितना होगा? 6x स्क्वायर और ब्रैकेट। अब इसने करो माइनस, कितना होगा? 6 2 12, 12xy dy बाय dx। चलो अब करो, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा कौन? ये 4 भी तो उधर जाता है, क्या है ना? 4 से मल्टीप्लाई करो कितना? पहले एक काम करो ना, 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या होगा? 6x स्क्वायर y इंटू y बाय dx। फिर ये कितना होगा? 6x स्क्वायर dy बाय dx माइनस 12xy इक्वल टू कौन है? ये 4 ने सबको मल्टीप्लाई किया है, उधर चला जाएगा 0। ये इतने बचेंगे। कौन है?
आप बताइए मुझे इनमें और कुछ कॉमन है? x सब में है, y नहीं, इसमें y है लेकिन इसमें नहीं है, x है सब में, और कौन है? 6 भी है। तो क्या करो? डिवाइडिंग बाय 6, मतलब 6 और x कटा तो क्या बचा? एक x और y बचा। 6 और x गया तो x डिवाइड बाय dx और 6x गया तो 2y डिवाइड। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ बोल के एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है इस चैप्टर में। डिफरेंशियल इक्वेशन बना मैंने नहीं है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसमें dy by dx आता है, d2y by dx करो उसको बोलते हैं। वो है ही नहीं तो बनाओ, तो कैसे डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करो तो अपने आप dy by dx आ जाएगा। सर डेरिवेटिव कितनी बार करें? तो कितने कांस्टेंट है? 2, तो डेरिवेटिव कितनी बार करो? 2 बार। पहली बार डेरिवेटिव किया, ये आंसर है, दूसरी बार किया, ये आंसर है। लेकिन बताओ सर हो गया ना, डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, लेकिन इसमें वो कांस्टेंट नहीं चाहिए। कौन से? C1 और C2, वो तो दिख रहा है ना। फिर इनको एक दूसरे में सेटिंग कैसा करें? वो भी गड़बड़ हो रही है। करने वाले कर सकते हो, बहुत डिटेल में जाके। बताइए 3C1 है, ये कौन है? 6C1 है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन को, इससे 2 से, तो 2 से क्या तो क्या होगा? 6C1, ये 4 हो जाएगा। लेकिन ये 6C1 बन जाएगा, और ये भी कौन है? 6C1। लेकिन ये x है और ये कौन है? x है, वो भी गड़बड़ है, कटेगा नहीं। ठीक है ना। तो आपको तो चलेगी इसमें एडिशन सब्सट्रैक्ट। इससे कौन सी मेथड अच्छी रहती है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वाली मेथड कैसी है? जितने कॉमन टर्म है वो मत लिखो, बाकी सबका डिटरमिनेंट 0। ठीक है ना। डिटरमिनेंट ऑफ द कंसिस्टेंसी 0। लेकिन बताइए मेथड कब होती है? जब कॉमन टर्म चलते तब। सब में कॉमन आना चाहिए। C1 C2 सब में कॉमन आ रहा है ना, इसलिए मेथड, नहीं तो नहीं। तो बोलो फिर इनकी जो C1 C2 छोड़ के बाकी सब लिख दो। x3 y2 4 लिखा। दूसरे का भी C1 C2 छोड़ दो, 3x2 और 2y डिवाइड बाय dx, और उधर वाला 0। इधर का भी C1 छोड़ दो 6x, C2 छोड़ दो 2 ब्रैकेट, और उधर वाला क्या? 0। है ना। कॉमन टर्म छोड़ के बाकी सब लिख देना इक्वल टू 0, और डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो हम जानते हैं। ठीक है ना, उस तरह से करना। देखो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे C1 C2, तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन यही तो बन चुका था, जहाँ पे dy by dx आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। लेकिन उनको ऐसा नहीं चाहिए, उनमें वो कांस्टेंट नहीं चाहिए। a b बोलो या C1 C2 बोलो, निकाल दिए। ठीक है। अब आप इसके पहले वाले प्रॉब्लम यूट्यूब पर देखना, इसकी जैसी है। देखिए y इक्वल टू sin x प्लस 4। आपको मैंने पूछा इसका डिफरेंस, अभी जो पढ़े हम अब तक क्या थे? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ ऐसा आपको बोला मैंने, अभी जो चल रहे थे वही। आप क्या करोगे? इसका डेरिवेटिव। क्या आएगा डेरिवेटिव? बताओ क्या बन गया? डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें कांस्टेंट अननोन एक भी नहीं है, है ना। एक ही बार डेरिवेटिव करेंगे। अगर एक होता तो एक बार करना पड़ता। जैसे मैंने यहाँ पे a दे दिया या k दे दिया, तो आप क्या करोगे? उसका डेरिवेटिव 0। एक ही कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव एक बार हो गया। सर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यही पढ़ रहे हैं, अभी एंड हो गया। तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया। डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डिवाइड बाय dx आता है, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना। तो डेरिवेटिव करके तब तो डिवाइड बाय dx आएगा। अब उल्टा, अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन उन्होंने दे दिया है। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया। हेडिंग क्या दिया? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करो यानी क्या? इसको सॉल्व करो यानी ये किससे तैयार हुआ था वो पता करो, यानी उल्टा। ये जो रहता है ना, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्यूशन। और इससे जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या बनता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको जितने भी क्वेश्चन दिए थे वो सब सॉल्यूशन थे, और आपने उसका डेरिवेटिव किया तो क्या मिला आपको? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उल्टी प्रोसेस। अब बताओ आपको क्या दिया उन्होंने? डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको क्या पता करना है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है जिससे वो तैयार हुआ था। ये तैयार किससे हुआ था? अब उल्टी प्रोसेस है तो बताओ क्या करना पड़ेगा?
इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx आया, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है इसका सॉल्यूशन बताना, ये वाला कि जिससे बना था ये, इसका मतलब रिवर्स प्रोसेस होने के कारण इंटीग्रेशन था। इसमें जब भी हेडिंग आता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑलरेडी तो डेरिवेटिव है, यहाँ पे क्या डेरिवेटिव करेंगे क्या, ऑलरेडी डेरिवेटिव है, तो समझ जाना क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव तो ऑलरेडी है, तो इसका इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसकी 3-4 मेथड, 4 में से चौथी मेथड कैंसिल इस बार, है ना, रिडक्शन सिलेबस में जो है बस 3 मेथड, तो 3 मेथड हमें पढ़ना है। 3 मेथड कौन सी, तो पहली मेथड, अब देखो इसका आंसर ये आना चाहिए, और करना क्या, इंटीग्रेशन। अब बताओ, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं रहता ना, इंटीग्रेशन तो ऐसा करते हम, dx का रहता है सामने, x वाला टर्म होगा तो dx रहेगा, और ये y वाला होगा तो क्या होगा, dy होगा, और दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते, या तो dx होगा या फिर dy होगा। अब कैसा करें इसका, इसमें तो दोनों है dy और dx, तो इनको क्या कर दो, अलग अलग कर दो, यानी। और बताओ इसमें ऐसा dy dx डिनोमिनेटर में चलता है क्या, नहीं चलता, ऐसा चाहिए ना, इंटीग्रेशन जो भी टर्म है विद रिस्पेक्ट टू y या विद रिस्पेक्ट टू x, इससे इसका मतलब dy और dx कहाँ चाहिए, न्यूमरेटर में, कहाँ चाहिए, न्यूमरेटर में। इसलिए दोनों को अलग कर दो, dy अलग और dx अलग। dx डिवीजन में था तो क्या कर दिया, उधर भेज दिया, तो वो कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में चला गया। और दोनों को अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में एक साथ तो दोनों नहीं रहेंगे, या तो x का क्वेश्चन बनेगा इंटीग्रेशन का, या फिर y का। सर दोनों है ना, तो फिर एक काम करो ना, दोनों को अलग अलग पार्टी में भेज दो ना, इसका इधर x का करो, उधर y का करो, या फिर उधर x का करो, इधर y का करो, किसी का भी करो, लेकिन अलग अलग करो। अब एक बात बताओ, फिर dy और dx इंटीग्रेशन में न्यूमरेटर में रहते हैं, हाँ सर न्यूमरेटर में भेज दिया। अब आप बताओ dx के साथ x वाले टर्म चाहिए ना फिर, और dy के साथ कौन सी चाहिए, y वाले टर्म, यानी आपको वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट, वेरिएबल को सेपरेट, dy के साथ y के लेके आना और dx के साथ x के लेके आना, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देना। तो बताओ dx सबसे पहला काम कौन सा, लेकिन सबसे पहला याद रखना, दोनों को अलग अलग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भेजना, वो भी न्यूमरेटर में, ये सबसे पहला काम होगा। गए क्या न्यूमरेटर में, हाँ सर ये तो ऑलरेडी है, इसको भी किया। दूसरा काम, dx के साथ x वाले टर्म और dy के साथ y वाले टर्म, तो dx के साथ तो x ऑलरेडी है, dy के साथ कोई y है नहीं, तो कैसा करें, कोई y वाला टर्म ही नहीं है, अरे और अब करो इसका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब बताओ इंटीग्रेशन में क्या पढ़े थे, इंटीग्रेशन में पहला बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा और k का इंटीग्रेशन क्या होगा, kx। उसके बाद अलजेब्रिक फार्मूले पढ़े थे, 1/x का इंटीग्रेशन log mod of x, 1/√x का 2√x, और √x का 2/x की पावर और x पावर n का x पावर n प्लस 1/n, और अब नीचे इसका कोएफिशिएंट हर बार। तो अलजेब्रिक वाले 40 फार्मूले, बाकी दो एक्सपोनेंशियल वाले e पावर x और a पावर x, वो एक्सपोनेंशियल वाले। अलजेब्रिक वाले तो इंटीग्रेशन को स्ट्रिक्ट है ना भाई, अलजेब्रिक बोला था अलजेब्रिक चाहिए, एक्सपोनेंशियल। और तीसरा क्या था, ट्रिग्नोमेट्री वाले थे, ट्रिग्नोमेट्री में सबके फार्मूले, sin cos tan cot sec और cosec सबके फार्मूले, हां। और स्क्वायर में किसके फार्मूले, sec स्क्वायर और sec स्क्वायर का फार्मूला tan x cosec स्क्वायर का माइनस cot, बाकी और क्यूब का तो किसका भी फार्मूला नहीं है, और तो बाकी सबकी क्या है वैल्यू। मल्टीप्लाई के भी फार्मूले, sec x tan x का भी फार्मूला है, और cosec x cot x, बस इतने फार्मूले, बाकी सब क्या है वैल्यूज है। जैसे पावर 1 में तो सबके फार्मूले, पावर 2 में वैल्यू है, sin स्क्वायर की वैल्यू 1/2 1 - cos स्क्वायर, सब याद रखना। cos स्क्वायर की वैल्यू 1/2 1 + cos, tan स्क्वायर की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर, cot स्क्वायर की sec स्क्वायर थीटा माइनस, फिर क्यूब है, क्यूब की भी वैल्यू है, ठीक है ना। फिर उसके बाद पावर 4 की भी वैल्यू से किया था, इस तरह से। बाकी सबके तो टाइप बचे भी, कुछ बेसिक है, कुछ बेसिक है नहीं। अगर sin और cos मल्टीप्लाई में आ गया तो उसकी वैल्यू, sin into cos की वैल्यू क्या है, sin 2 θ/2, और बाकी अगर आए tan into cot तो सबका कितना होता है 1, sin cosec 1 और cos और sec 1, और sin cos की वैल्यू क्या है sin θ। ऐसा इंटीग्रेशन। उसके बाद टाइप बच टाइप थे, और ज्यादातर टाइप क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज्यादा है, हां क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप ज्यादा। क्वाड्रेटिक एक टाइप कौन सा रहता है जिसमें पावर कैसे रहते हैं, दोनों का पावर क्या रहता है सेम, x और x का,
तो हम एडजस्टमेंट कर देते, क्या कर देते, पावर 2 रहा तो भी एडजस्टमेंट है। अब डिवीजन भी कर सकते हैं, बस सेम में डिवीजन भी कर सकते हैं। अब बता, ऊपर का पावर ज्यादा रहा तो डिवीजन एच कर दे, और अगर नीचे का पावर ज्यादा रहा तो फिर हम डेरिवेटिव वाले टाइप के बारे में सोचते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद साइन इंटू साइन और कॉस के एंगल अलग अलग रहे तो पहला टाइप था ये साइन इंटू कॉस बी के फॉर्मूले या कॉस इंटू कॉस बी का फॉर्मूला। हाँ, इसमें साइन का और एक था एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा या ए बी जो भी रहा वैसा ही था। एक एफ ऑफ एक्स और एफ एक्स इस वाला टाइप था, वो टाइप छोड़ दिए, छोटे छोटे बीच स्टार्टिंग के 4-5 टाइप जो अलग अलग है। उसके बाद सब एक जैसे फिर वो क्या है टाइप, अगर साइन कॉस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ जाए, हाँ, तो फिर वो टाइप था कि न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अगर साइन कॉस नीचे भी आया और ऊपर भी आया तो, और सर ऊपर नहीं आया तो नीचे जाया तो साइन कॉस अगर नीचे आया तो फिर वही टाइप था, पुट t इक्वल टू tan x/2 यानी वही dx की वैल्यू 2dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, sin x की वैल्यू 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर और cos x की वैल्यू 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। इसके फार्मूले ना, sin थीटा का फार्मूला है 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, cos थीटा का फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस tan, इसलिए वैसे उसके फार्मूला। इसमें दो है, sin x cos x रहा तो tan x बाय 2 और sin 2x cos 2x रहा तो tan x, उसमें फिर क्या आता 2 नहीं आता। तो बताओ थोड़ा सा फर्क कर दिया कि sin cos ऊपर नहीं दिया, कहाँ दिया, नीचे, तो ये वाला टाइप लगता है, बहुत फेमस टाइप है, बहुत ज्यादा आता है। और अगर क्या ऊपर sin या cos आ गया तो फिर ये टाइप नहीं लगता। फिर वही अभी जो बताया था, न्यूमरेटर इक्वल टू a इनटू डिनोमिनेटर प्लस b इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, वो टाइप ऐसा था ही। और इसके बाद फिर क्वाड्रेटिक वाले टाइप, अगर x स्क्वायर आ गया चाहे रूट में रहे या ना रहे, अगर नीचे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर वाले क्वाड्रेटिक के 6 फॉर्मूले जो लगेगा लगेगा, ठीक है। उसमें दो टर्म वाला और एक दो टर्म वाला टाइप था, और एक दो टर्म वाले में दो ही रूल थे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए और कांस्टेंट स्क्वायर में लिख दो। लेकिन तीन टर्म वाले में क्या था, 5 रूल थे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें +1 चाहिए, -1 नहीं चला। उसमें दो टर्म वाले में -1 चलता है, इसमें नहीं चलता। तीन टर्म वाले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 चाहिए। दूसरा रूल x स्क्वायर और x को क्या लिखो, ब्रैकेट। उसके बाद थर्ड टर्म अंदर हमेशा प्लस, बाहर प्लस माइनस, फिर ऐड और सब्सट्रैक्ट, वो जो हो गया उसके बाद स्क्वायर फॉर्म में लिखो और लगाओ फॉर्मूला, ठीक है। और इसी स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले, ये दो टाइप हो गए, 2 टर्म और 3 टर्म। उसके बाद ऐसे प्रॉब्लम थे जिसमें क्या आता था, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। तो इसमें बताया था मैंने कि अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर देखो तो डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर, तो डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर करने से ये आता है, और इधर कॉस स्क्वायर क्या तो क्या आता है tan स्क्वायर, और ऊपर क्या होता है sec स्क्वायर, और पुट t इक्वल टू tan x स्क्वायर और tan का ड्यूटी क्या है sec स्क्वायर करके, ये टाइप था जिसमें sin स्क्वायर cos स्क्वायर है। उसके बाद ये टाइप था अभी जो डिस्कस किया हमने, क्या sin x cos x की जोड़ी नीचे आई तो वही पुट t इक्वल टू tan x बाय 2 या tan x, वही था वो टाइप था। तो ऐसे क्वाड्रेटिक के, और एक टाइप था क्वाड्रेटिक का कि नीचे तो क्वाड्रेटिक है लेकिन ऊपर क्या आ गया, x का टर्म आ गया, तो फिर क्या लिखते थे नीचे वाले, तो न्यूमरेटर इक्वल टू a इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b। फिर इसमें i1 और i2 बनता था, और अलग अलग करके i1 और i2 को सॉल्व किया। तो ये क्वाड्रेटिक के टाइप थे, 4-5 टाइप जो आए थे। और एक क्वाड्रेटिक के टाइप और कौन सा बचा है, क्वाड्रेटिक साइन कॉस हो गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, ये हो गया, और वो दो हो गए, और कोई बचा, हाँ क्वाड्रेटिक का आता है ऊपर, अगर यही क्वाड्रेटिक का आ गया ऊपर आ गया, हाँ तो क्वाड्रेटिक ऊपर आ गया तो वही फॉर्मूले a स्क्वायर, लेकिन ऊपर हमेशा स्क्वायर रूट में आता है, ऊपर बिना स्क्वायर रूट के नहीं आएगा। बिना स्क्वायर रूट के आया तो काय का टाइप, ये तो ऐसे सॉल्व होता है, इंटीग्रेशन सबका अलग अलग है ना, सबका अलग अलग हो गया तो सबसे सिंपल एक मार्क वाला, लेकिन स्क्वायर रूट में आ गया तो टाइप है स्क्वायर माइनस प्लस, लंबे फॉर्मूले थे, क्या थे लंबे फॉर्मूले, x बाय 2 सेम स्क्वायर रूट और a स्क्वायर बाय 2 प्लस, और ये 1/1 वाले फॉर्मूले जो भी थे उसके आंसर। ऐसे 5-6 टाइप थे ये क्वाड्रेटिक के। और उसके बाद टाइप कौन सा था, e पावर x के सामने फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है तो क्या होता है e पावर x फंक्शन,
बस हमें फंक्शन और डेरिवेटिव पहचानना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है फंक्शन डेरिवेटिव नहीं देते हमें बनाने पड़ते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती थोड़ी ऐसा। ये एक टाइप था। उसके बाद u इंटू वी था, लेकिन u इंटू वी में याद रखना पड़ता है कि दोनों टर्म कैसे चाहिए डिफरेंट, एल आई ए टी। ये u इंटू वी नहीं लगता क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे u इंटू वी लगते नहीं, u इंटू वी दोनों फंक्शन अलग। तो पहला एल आई ए टी था, ये एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री गलत है, पहले टी चाहिए बाद में टी चाहिए। और वो करने के बाद फिर क्या देखते रहे एल आई डी के बाद, एल आई डी के बाद देखते कि सेकंड टर्म का फॉर्मूला है या नहीं होगा फॉर्मूला तो वेरी गुड कर देंगे। ये टाइप का ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप में आता है। और उसके बाद अब लास्ट वाला टाइप था पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन है ऐसा ही टाइप क्वाड्रेटिक का आता था। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसको फैक्टराइजेशन में लिखना, x माइनस 1 x प्लस 2, फिर जितने फैक्टर आते हैं उसके लिखो, a बाय फर्स्ट, b बाय सेकंड, c बाय 3 रहे तो 3, उसमें वेरिएशंस थे तो सब आपको देखने पड़ेंगे। और ये इजी रहता है थोड़ा करने के लिए, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करने के लिए इजी रहता है ऐसा। तो ये था अपना बात। एक था मेन टाइप डेरिवेटिव वाला, डेरिवेटिव वाला टाइप है ना उसका कोई फिक्स नहीं है, डेरिवेटिव वाले टाइप का कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि उसमें ये नहीं दिया रहता कि कौन किसका डेरिवेटिव आपको पहचानना पड़ेगा। और कुछ जनरल बातें इंटीग्रेशन में पड़ेगा। कौन सी जनरल बात है, साइन एक्स चाहिए और एक्स नहीं है, कौन है रूट एक्स। हाँ नंबर आता तो चल जाता, लेकिन बेसिक चीजें बदल गई एक्स, तो क्या करते उसको टी पुट कर दो। अब पुट टी इक्वल टू अगर मैंने रूट एक्स किया तो क्या होता है dt बाय dx, रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स, तो बताओ ये साइन टी बनेगा। और dx की वैल्यू क्या है 2 रूट एक्स dt। लेकिन बताओ सर हमें तो पूरा टी चाहिए और ये रूट एक्स कटा नहीं तो रूट एक्स यानी क्या होता है टी, तो क्या हो गया 2t, ये बन गया u इंटू वी। ठीक है ऐसा। लेकिन कई में क्या होता है उसका डेरिवेटिव रहता है जैसे ये। अब अगर आप इसको t पुट करोगे तो क्या होगा sin t बनेगा, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 रूट x, और ये 2 रूट x dt आएगा और रूट x कट जाएगा, तो फिर कौन बचेगा सिर्फ sin t। अब यहाँ पे u इंटू v बना गया, नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि उसका डेरिवेटिव था नीचे, और डेरिवेटिव था नीचे तो वो कट गया, है ना। ऐसे प्रॉब्लम इसमें है, sin cos log x है और नीचे x है, क्या करोगे cos x चाहिए, x नहीं है, कौन है log x, उसको डिकोड करो, तो डिकोड करके क्या होगा cos की बेसिक चीज आ जाएगी, और वो log x को डिकोड करने उसका डेरिवेटिव कौन है 1/x, वो कट जाएंगे, तो कौन बचेगा cos। अगर आप एक पेज पर, दो बड़े पेज पर अगर सब फॉर्म सब टाइप लिख दो, मैंने बताया था आपको करने के लिए, तो आपको एकदम आइडिया आ जाए, पूरा चैप्टर दिमाग में आ जाता है कि फॉर्मूले बेसिक। बेसिक में क्या पढ़े थे, क्या होता है डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस sin x है तो क्या करते रैशनलाइजेशन, क्या करते रैशनलाइजेशन, और 1 प्लस माइनस cos x था तो हाफ एंगल फॉर्मूले से कर सकते, रैशनलाइजेशन की जरूरत नहीं। तो ऐसा सामने रखो, एक झटके में पूरे क्वाड्रेटिक के 5-6 टाइप आपके आंखों में दिख जाते हैं। उसके बाद देखें ये 2-3 लास्ट वाले दिख जाते हैं, बस हो गया इंटीग्रेशन है क्या उसमें, बस एक साथ दिखना चाहिए ऐसा, और उसकी प्रैक्टिस करो। और इंटीग्रेशन ही बहुत ज़्यादा है, फिर आगे चैप्टर में भी आप देख ही रहे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी जो मैंने डिस्कस किया, आपको क्या डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, कि भाई मैंने कहा आपको ये जो y sin x इक्वल टू के दिया, ये है, ये आपके सामने प्रॉब्लम दिया हो, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय x, sin x का cos x और k का 0 बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अब उल्टी प्रोसेस यानी क्या, उल्टी प्रोसेस यानी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दिया और उसको सॉल्व करो, सॉल्व द डिफरेंस। सॉल्व करो यानी क्या करना सर, सॉल्व करो यानी जिससे तैयार हुआ होता है, बताओ पहले कौन है, किससे तैयार होता है, उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो सॉल्व करना है नहीं सॉल्यूशन पता करना है, तो कैसे करना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उसका मतलब उल्टा करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन करने के लिए dy और dx न्यूमरेटर में चाहिए, इसलिए पहले न्यूमरेटर में लेके जाना, अलग अलग कर देना उनको, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। उसके बाद दोनों के साथ उनके टर्म लाना, dx के साथ x के लाना, dy के साथ y, फिर इनका क्या करना इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के रूल लगाओ। बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, यहाँ पे क्या आएगा y, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c। बताओ वही आंसर आया कि नहीं, बताओ। अरे ये अभी क्वेश्चन था ना, तो आंसर आया कि नहीं, y इक्वल टू sin x प्लस c। अभी बात बताओ, सपोज यहाँ पे 4 है, हाँ बताओ क्या होगा डेरिवेटिव sin का cos 4 का कितना होगा 0। अब ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो बताओ सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन बताओ हम क्या लिखते हैं प्लस c लिखते हैं, और यहाँ पे एक्चुअली कौन है प्लस 4 है, तो हमें तो प्लस c क्योंकि कांस्टेंट पता नहीं है। ये जो सॉल्यूशन है ना, इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं
जनरल सॉल्यूशन क्यों? अब 4 यहाँ पे 8 रहा तो भी कितना होगा? 0 होता है। 8 रहा तो भी डेरिवेटिव कितना होता है? 0। तो हमारा तो जनरलाइज नंबर आएगा ना, सी यानी कोई भी कांस्टेंट, सी यानी कोई भी, इसलिए जनरल हो गया। तो ये जनरल सॉल्यूशन पहले पता करना है। और कभी कभी ऐसा पूछते हैं फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब उनको ये सी यानी क्या है पता करके बताना पड़ता है। सॉल्यूशन मिल गया लेकिन उनको पर्टिकुलर चाहिए, और ये क्या है? जनरल है। जनरल यानी सी यानी कोई भी कांस्टेंट। इसको पर्टिकुलर कैसे पता करना? तो वो क्या करते हैं, आपको वैल्यू दे देते हैं। वो बोलते हैं कि इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो और y की 1 पुट करो, ऐसा वो आपको दे देते हैं। तो फिर क्या करना, y की वैल्यू 1 पुट करना और sin की वैल्यू x की वैल्यू कितनी? 0 और प्लस c जैसा है वैसे। बताओ sin 0 कितना होता है? 0 प्लस c। बताओ c की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। c की वैल्यू तुम्हें मिल गई, यानी वो क्या बन गया? जनरल से क्या बन जाएगा? पर्टिकुलर। और क्या करना है, इसी को लिखना लास्ट में, क्योंकि यही आपका आंसर है। बना बस उसमें c नहीं पता है, अब c की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ पे c की जगह क्या लिख देना? 1। बताओ यही क्या बन गया अभी? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पहले c नहीं पता था तो जनरल सॉल्यूशन, और c पता चल गया तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी सबसे मेन क्या रहता है? जनरल सॉल्यूशन पता करना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन पता करना बहुत इजी रहता है। क्यों? क्योंकि बस x और y के लिए धीरे धीरे पुट कर दो, x की वैल्यू y की वैल्यू जो भी दिए पुट करो, c मिल जाता है। इसलिए ये वाला पार्ट बहुत इजी रहता है। इसलिए कभी अगर सॉल्व बोला तो सिर्फ क्या पता करना पड़ता है? जनरल। पर्टिकुलर नहीं पता करना। पर्टिकुलर तब जब वो x और y की वैल्यू देते हैं, एक्स्ट्रा में देते हैं तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब हम यही पोर्शन पढ़ने वाले, क्या लास्ट वाला पोर्शन अपना ये सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें 3 मेथड है। पहली मेथड जो अभी मैंने बताई, सर कौन सी मेथड बताई आपने? मैंने क्या किया, dy और dx को अलग अलग किया, dy के साथ y के टर्म, dx के साथ x के टर्म। मैंने यानी वेरिएबल्स को सेपरेट किया। क्या किया? वेरिएबल्स को सेपरेट। इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कौन सी मेथड? उस मेथड से सॉल्व किया। तो लिखो अभी हेडिंग दो, बहुत बड़ा हेडिंग दो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थर्ड पार्ट है अपने चैप्टर का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसका क्वेश्चन आया था आपको कहाँ पे आएगा बता देता हूँ, 3 मार्क या 4 मार्क। ये 1 और 2 मार्क में कभी नहीं पूछते, इसमें 3 और 4 मार्क वाले में आएगा। तो अच्छा वो आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन कर लो, बस हो गया। लिखो हेडिंग दो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। और लिखो और करके दूसरा हेडिंग लो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन और द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डी, ऑफ द गिवन डी कैपिटल है। हाँ, अब लिखो मेथड हेडिंग दो, और मेथड में लिखो नंबर 1। मेथड नंबर 1 वेरिएबल सेपरेबल मेथड। बड़ा कैपिटल में लिखना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब लिखो इसके नीचे रूल्स, इसके रूल्स लिखो। वेरिएबल सेपरेबल मेथड के रूल्स लिखो। नंबर 1 पहला रूल, टेक dy एंड dx, टेक dy एंड dx to LHS and RHS, to LHS and RHS, and they must be in numerator, and they must be in numerator, they must be in numerator, numerator भी होने चाहिए। हाँ, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हाँ, नंबर 2 सेकंड रूल,
take all terms of y, take all terms of y with dy and x with dx, y with dy and x with dx. नेक्स्ट हो गया ना, नंबर 3 नेक्स्ट वन, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स. पहला प्रॉब्लम, पहले क्वेश्चन लिखा है ना, क्वेश्चन लिखो, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, और करके क्या लिखो, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी ही लिख देना, और करके लिखो ऐसा, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऐसे लिखो, और करके सॉल्यूशन बता दो. तो कैसे करना, देखिए पहला प्रॉब्लम, dy by dx plus sin x equal to 0. सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखते हैं. वेरिएबल सेपरेबल मेथड कैसी रहती है, जैसा इनको लिखो और dy और dx न्यूमरेटर में चाहिए, दोनों LHS और RHS. बताओ इसको हम उस साइड में लेके जा सकते हैं क्या, फिलहाल इस dx को उधर लेके नहीं जा सकते क्योंकि बीच में कौन आ गया, प्लस साइन. कभी भी कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला हो तो ये उधर जाता नहीं ना, तो फिर पहले क्या करना पड़ेगा तुम्हें, पहले साइन एक्स को भेजना पड़ेगा, गया, और अब ये पढ़ के आगे ला, अब dx जा सकते हैं. तो बताओ dx गया, गया. सबसे पहला रूल क्या है, रूल नंबर 1 आपने लिखा ना, फिर रूल नंबर 1 2 3 लिखे ना. तो पहला रूल क्या है, टेक dy एंड dx टू LHS एंड RHS. इस dx को हम RHS में लेके नहीं जा सकते क्योंकि प्लस माइनस में कोई तो भी है, इसलिए नहीं जाता है. पहले उसको भेजो, बाद में इसको भेजो. आ गया, बताओ LHS RHS और दोनों न्यूमरेटर में चाहिए, है न्यूमरेटर में, हो गया. उसके बाद क्या है, सेकंड रूल, सेकंड रूल है टेक ऑल टर्म्स ऑफ y विद dy एंड x विद dx. y के पूरे टर्म dy के साथ और x के पूरे टर्म dx. तो ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, तो ठीक है. फिर लास्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का क्या करो, इंटीग्रेशन. यानी क्या करो, इंटीग्रेशन का क्या लगाओ, साइन लगाओ. लगाया साइन. बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x यानी y होगा. बताओ sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x प्लस c. क्या हुआ आंसर, y इक्वल टू cos x प्लस c. ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया सॉल्यूशन. दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल क्या सॉल्यूशन. ठीक है, पर्टिकुलर नहीं, जनरल, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर बोला ही नहीं ना. पर्टिकुलर कब होता है, जब वो वैल्यू देते हैं, कुछ वैल्यू नहीं दी. ठीक है, तो करो अभी. आपको कहा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो. अपना पहला रूल क्या रहता है कि dy और dx को क्या करना, न्यूमरेटर में लेके आना और LHS और RHS. dx इधर डिवीजन में है तो बताओ क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन उस साइड लेके गया. और दूसरी बात, दोनों LHS RHS और दोनों न्यूमरेटर में क्यों चेक करो है. ठीक है, हो गया. पहला रूल यही है. सेकंड रूल क्या है, dy के साथ y का टर्म चाहिए. तो dy के साथ, अब dy और dx आ चुके हैं बराबर न्यूमरेटर में और LHS. dx के साथ x के टर्म ऑलरेडी है, dx के साथ x के टर्म
ऑलरेडी है, लेकिन dy के साथ y के नहीं तो उसको इधर लेके आओ तो ये नीचे आएगा, ऊपर है तो कहा जाएगा नीचे, और ये तो ऑलरेडी है, ये गया तो क्या बचा 1। अब बताओ dy के साथ y के टर्म और dx के साथ x के, और जब आ गए तो क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब बताओ ये इंटीग्रेशन का कौन सा रूल लगेगा, बोलो। ये 1/x है क्या, नहीं 1/x होता तो log of mod of x, लेकिन ये क्या है x स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब 2 टर्म या 3 टर्म, x स्क्वायर के साथ कांस्टेंट है ना 2 टर्म, सिर्फ 2 ही रूल है, कौन से 2 रूल, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस माइनस 1 तो दोनों में है, और दूसरा रूल कांस्टेंट कैसे लिखो, स्क्वायर फॉर्म में, ऑलरेडी है, 1 यानी क्या होता है 1 स्क्वायर, बताओ कौन सा रूल लग रहा है, बोलो ना कौन सा रूल है, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्या रूल है, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन का है 1/a tan इनवर्स x by a इधर 1/a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2 a ना log of mod of a plus x a minus प्लस c, बोलो कितना आ गया, 1/1 जाने दो ना, tan इनवर्स y, और ये 1/2 log 1 प्लस x, ये हो गया आंसर, ठीक है, किया ना सबको अलग अलग। अब बताओ इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो जाती है यहाँ पे, बताओ सर बताओ ये dx उधर जाएगा क्या, अरे dx और dy सबसे पहला रूल दोनों को अलग अलग करो, ये dx उधर नहीं जाएगा क्योंकि ये लॉग के इसमें हो, तो फिर लॉग को भेज दो ना पहले, जैसे ये dx उधर नहीं जा सकता था, क्यों नहीं जा सकता था, क्योंकि प्लस माइनस में था, कौन था sin x को भेज दिया, अब अकेला हो गया ना, तब जाएगा dx उधर, वैसे ही यहाँ पे बंधन में झगड़ा हुआ है, लॉग को भेज दो ना, मतलब लॉग को भेजा तो क्या होता है उधर, ये होता है, उधर वाली वैल्यू कहाँ जाती है पावर में, अब आ गया फ्री हो गया, अब जा सकता है dx उधर, अब भेजो गया। सबसे पहले ये टारगेट रहता है कि dy और dx को अलग अलग करो, LHS और RHS ये अलग अलग, और न्यूमरेटर में भी चाहिए, हाँ सर न्यूमरेटर में भी आ गए LHS। बताओ अब क्या चाहिए, dy के साथ कौन से टर्म चाहिए, y के साथ, बताओ dy के साथ y के टर्म तो इजीली आ सकते थे, मल्टीप्लाई में था, ऊपर का नीचे आ गया, dx के साथ इसमें, यहाँ पे कैसे आए थे, यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अलग अलग ये 3y कैसे आएगा, dy के साथ, मतलब पावर में एडिशन रहा, पढ़े थे बेसिक कि पावर में एडिशन रहता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में क्या होते हैं वो सेपरेट, पावर में एडिशन तो क्या होता है मल्टीप्लाई में सेपरेट, मतलब पावर में एडिशन है तो मल्टीप्लाई में सेपरेट होगा, e पावर 2x अलग और e पावर 3y अलग, हो गया अलग, एडिशन है तो दोनों e पावर 2x e पावर 3y। अब बताओ dy के साथ कौन चाहिए, y, अब आ सकता है मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा डिवीजन में, और dx के साथ x ऑलरेडी है, dx के साथ तो x ऑलरेडी है, dy के साथ y इधर आ गया, लेकिन अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लेकिन बताओ आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, इंटीग्रेशन e पावर x का फॉर्मूला लगता है ना, इधर नहीं लगता, पहले क्या करना पड़ेगा, उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा तब लगता है, तो उसको ऊपर भेजो ना, प्लस का क्या होगा माइनस, अब लगेगा e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पावर x अपॉन कोएफिशिएंट, बताओ e पावर x का e पावर x अपॉन कोएफिशिएंट प्लस c, लेकिन बताओ ये अभी भी सर अच्छा नहीं लग रहा है, ये नीचे 3 और 2, देखो आंसर आ चुका है, जिसमें इसके आगे नीचे में का मत करना, लेकिन किया तो अच्छा लगेगा, नीचे 3 और 2 है, एक काम करते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 6 कर देते, मल्टीप्लाइंग बाय 6, बताओ 6 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 6 से करके क्या होगा, ऐसा होगा ना, और इसको 6 से और क्या होगा 3, और ये क्या होगा 6c, मतलब अब ठीक है, इसको लेके जाओ उधर, रहने दिया तो भी चलता है, और एक साथ लाए इन दोनों को तो क्या होगा, ये भी निगेटिव, हाँ बताओ क्या होगा, -2 -3 तो क्या होगा 6, साइन चेंज कर दो ना सर, अच्छा नहीं लग रहा, हाँ हो गया सबका साइन चेंज, लेकिन सर ये तो 6c हो गया, तो एक काम करना, इसको c लिख देना सर, ऐसे कैसे, तो 6c को c नहीं लिख सकते, पेपर जाकर कोई भी पूछेगा कि 6 का है, इसलिए जब आपने प्लस c लिखा था तो उसको क्या कर देना
क्या कर देना C1 और बाद में आप 6C1 ले क्या लिख सकते हो C क्योंकि C यानी क्या है -6। ये हो गया एकदम स्टैंडर्ड तरीके का आंसर है। नहीं जमा कुछ नहीं, इतना लिख देना हो गया। ठीक है, ऐसे क्या बता dy और dx न्यूमरेटर में चाहिए LHS RHS। सर लॉग के कारण मैं जा नहीं सकता हूँ, लॉग को भेज दे तो क्या हो गया, अब हो गया फ्री, अब dx उधर जाएगा। अब देखो dy dx न्यूमरेटर में भी आ गए और LHS RHS हो गया। फिर dx के साथ x वो तो है सर, लेकिन dy के साथ y नहीं आएगा। कैसे आएगा, एडिशन में तो पावर में ना, तो पावर की प्रॉपर्टी लगे इंडाइसेस रूल, पावर में रहा तो एडिशन में तो दोनों पावर क्या होते हैं सेपरेट। अब आ सकता है इसके साथ तो आ गए, और x तो है dx के साथ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। e पावर x का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगता, पहले इसको ऊपर भेजो तब लगेगा e पावर x का पावर ऊपर, ये ऊपर गया तो साइन चेंज होता है ना, e पावर x का e पावर x अपॉन कोएफिशिएंट। जिसको नहीं जमता उतना इतना ही छोड़ के रख देना, और जमता है टाइम में आपको नॉलेज एक चीज का तो आगे का करना कि ऐसे नंबर अच्छे लगते हैं मल्टीप्लाई बाय 6 तो 6 से मल्टीप्लाई करो। सर और अच्छा कर सकते हैं इसको इधर में सर, लेकिन नेगेटिव साइन करो उसको प्लस करो किया। ऐसा करते करते सी का क्या बन गया, तो बिगड़ गया पूरा। तब तक है ना, इसको सुधार लो। क्या करो, सबको क्या नाम दे दो C1 कर दो, और बाद में क्या कर देना नहीं, इनको सुधारने के चक्कर में ये बिगड़ गए ना। ये अगर बिगड़ गया फिर लास्ट स्टेप में क्या करना, उसको सुधारना कैसे, सबको C1 नाम दे देना, और जितना भी बिगड़ गया था उसको डायरेक्ट क्या बोल देना C ठीक है। ठीक है, ये कंसेप्ट है, इस तरह से करना है।